रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Smooth like butter, like criminal undercover, con pipe like summer, breaking into your heart like that. Who? इच्छा अपने कमरे में हेडफोन लगाए अपने फेवरेट के पॉप बैंड के BTS के गाने सुनने में मगन थी कि तभी कमरे में उसकी माँ कामना आती है और बहुत देर तक आवाज लगाने पर भी जब इच्छा नहीं सुनती तो कामना आकर उसके सिर पर एक थप्पड़ बजाती है, जिस पर इच्छा अपने हेडफोन उतार कर कहती है, ओमनी, ये क्या है? कितनी जोर से मारा? तो अपने इन कान के दरवाजे को खुला रखे करना। इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ नीचे आकर नाश्ता करे, लेकिन नहीं, तेरे कान में तो जू ही नहीं रेंगती। मेरे कान में तो BTS के गाने रेंगते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। खैर, अब आपने मूड स्पॉइल ही कर दिया है तो आ रही हूँ नीचे। बोरा है ओप्पा, अभी जाती हूँ। कामना के नीचे जाने के बाद इच्छा अपनी अलमारी से एक पर्पल कलर की ड्रेस निकालकर पहनती है, जिसके बाद वो नीचे जाती है तो कामना उसे देखकर कहती है, ये क्या चलता फिरता बैंगन बन रही है? और तेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन सारे लगभग बैंगनी कलर के ही है। बैगनी नहीं ओमनी, पर्पल। वो क्या है ना, BTS आर्मी पर्पल रंग के लिए जानी जाती है, क्योंकि BTS किसी को आई लव यू नहीं बोलते, बल्कि आई पर्पल यू बोलते हैं, क्योंकि पर्पल रेनबो का लास्ट कलर होता है। इसका मतलब BTS अपनी आर्मी से अंत तक प्यार करेंगे और उन पर भरोसा रखेंगे। बस कर मेरी माँ, तेरे वजह से वैसे ही ये घर इंडिया में होते हुए भी साउथ कोरिया लगता है। अच्छा, अब नाश्ता कर और कॉलेज जा। क्या बनाया है नाश्ते में? वही जो तूने लाकर रखा है, रामयोन। इच्छा रामयोन का नाम सुनकर खुशी खुशी नाश्ता करती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर उसको उसकी एक दोस्त निशा अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलती है, जो इच्छा को देखकर बोलती है, देखो फ्रेंड्स, आ गई BTS की फैन। और इच्छा, सुना तूने कुछ? तेरे BTS अलग हो रहे हैं, ग्रुप छोड़ रहे हैं। जब दिमाग पर पर्दे लगे हों तो उसको उठाने की कोशिश करनी चाहिए तुम जैसे गधों को। और कोरियन भाषा अच्छे से समझ नहीं आती तो इंग्लिश सबटाइटल पढ़ लिया करो। वो अलग नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ टाइम के लिए अपने सोलो करियर पर फोकस करने में लगे हैं। लेकिन ये बात तेरे जैसे बददिमाग लोगों को समझ कहाँ आएगी? हाँ, जैसे उनके गाने किसी को समझ नहीं आते, वैसे ही मुझे भी उनकी बातें कहाँ समझ आएंगी। और वैसे भी शक्लों पर मरने वाली में नहीं हूँ मैं। पहली बात तो तू शक्ल पे मरने वाली बात करी है। तुझ जैसी मूंगफली के दाने जैसी शक्ल की लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड चुनने से पहले तो लड़कों की शक्ल देखती ही है, और उनके पास तो शक्ल गॉड गिफ्टेड है, लेकिन टैलेंट उन्होंने मेहनत करके हासिल किया है। 15-16 साल की उम्र से स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग। जब तू अपनी मम्मी से टॉफी खाने के लिए पैसे मांगती थी ना, तब से वो खुद के दम पर अपनी एक नई पहचान बनाने में जुटे थे। बस यार, तू तो सेंटी हो गई, माफ कर दे बुरा लगा तो। BTS मेरे लिए सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक इमोशन है, तो आगे से बकवास करने से पहले ना 100 बार सोच लियो, क्योंकि तेरी सोच से भी ना कुछ ज्यादा ही बड़ा है उनका फैंडम। इच्छा इतना बोलकर अपनी क्लास लेने चली जाती है, जिसके बाद शाम को जब वो अपने घर के अंदर आती है तो घर पर से उसकी पड़ोसन निर्मला वापस जा रही थी। दरवाजे पर जाते निर्मला को नमस्ते करके इच्छा अंदर आती है और अपनी माँ को कहती है, ओमनी, ये निर्मला आंटी क्यों आई थी हमारे घर? आ गई तू? आजा, तेरे लिए ही आई थी। वो क्या है ना, निर्मला ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया, तो मैंने भी बोल दिया कल ले आना उनको घर। क्या? लेकिन क्यों? मुझे नहीं करनी शादी। आपको तो पता है ना, मुझे BTS से प्यार है और मेरा बायस जंगकुक है। मुझे नहीं करनी शादी किसी भी छुछुंदर से। मेरे ऑलरेडी 7 पति हैं। हाँ, तू तो कहीं की महारानी है ना, जो BTS तेरे से शादी करने के लिए आएंगे। अपनी शक्ल देखिए, दूसरे लड़कों को छुछुंदर बोलने वाली। तू भी किसी छिपकली से कम नहीं है। और BTS इंडिया में कॉन्सर्ट के लिए तो आ नहीं रहे हैं, तेरे से ब्याह करने आएंगे। चुपचाप का लड़के वाले आ रहे हैं, मिल लियो लड़के से। आई बड़ी 7 पति वाली, तुझे एक मिल जाए वो भी किस्मत है। बेचारी इच्छा, BTS आर्मी होने के नाते उसने भी अपने दिल में अपने बायस को अपना पति बना रखा था, लेकिन अब उसको सच में अपने लिए पति चुनना था, जिसके लिए अगले दिन एक मयंक नाम का लड़का अपनी माँ सुमन के साथ इच्छा के घर आता है, जहाँ कामना उनका स्वागत करती है। और इच्छा के सामने आते ही सुमन कहती है, अरे वाह बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, चेहरा भी कितना चमक रहा है। ऐसा क्या लगाती हो बेटी?
मैं कोरियन स्किन केयर यूज करती हूँ, इसलिए मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग है। अच्छा, वैसे आपको क्या पसंद है? मुझे सिर्फ बीटीएस पसंद है। उनके गाने सुनना, उनकी वीडियोस देखना, रन बीटीएस के एपिसोड देखना, सब कुछ बीटीएस से रिलेटेड हो मेरे आसपास, यही पसंद है मुझे। ओ यार, ये तो बीटीएस आर्मी गर्ल है, फिर तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि जिनको बीटीएस पसंद होते हैं ना, उनको कोई और कहीं पसंद होता है। अच्छा बेटी, ये बताओ कि तुमको मेरा बेटा पसंद आया कि नहीं? दिल तो बीटीएस को चाहता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो मुझे कभी मिल नहीं सकते। तो क्या करूं? हाँ कर दूं? कर देती हूँ। इच्छा शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद 1 महीने के अंदर ही मयंक संग इच्छा की शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल में आकर सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने बीटीएस के प्रति क्रेज को कम नहीं होने देती। ऐसे ही एक शाम इच्छा अपने कमरे में बैठी हेडफोन लगाए गाने सुन रही थी। Oh mama my, oh mama my, looking for something right। इतने में कमरे में सुमन आती है और इच्छा को जोर जोर से गाने गाता देखकर उसके पास जाकर कहती है, बहू ये कौन सा गाना गा रही है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, ये बीटीएस का गाना है, बॉय विद लव। आपको पता है बीटीएस 7 लोगों का ग्रुप है जो साउथ कोरिया से है और विश्व का सबसे लोकप्रिय बॉय बैंड है। बहुत अवार्ड्स मिले हैं इनको और सबसे खास बात, इनका स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, तब जाकर इनको ये मुकाम हासिल हुआ है। आज दुनिया इनकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा बहू, लेकिन तुझे इनके गाने समझ कैसे आते हैं? ये तो हमारी भाषा में भी नहीं है। माँ जी, आप इनका गाना सुनकर देखो, आपको गाने का म्यूजिक और उसकी फील इतनी अच्छी लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपकी भाषा में नहीं है। और वैसे तो मुझे कोरियन आती है, इसलिए समझ आते हैं। अब इतना बखान कर रही है तो चल सुना दे। इच्छा अपनी सास के कानों में हेडफोन लगाकर उसको बीटीएस के गाने सुनाती है। कुछ देर में दोनों सास बहू अब अपने अपने फोन में बीटीएस के गाने सुनने बैठ जाती है, जिसको सुनते हुए सुमन कहती है, बहू ये लड़के तो बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे तो पैर थिरकने को हो रहे हैं। मुझे तो कोई कह दे नाचने को, मैं अभी नाचना शुरू कर दूंगी। माँ जी, we don't need permission to dance, चलो नाचते हैं। दोनों सास बहू बीटीएस का परमिशन टू डांस गाना चलाकर नाचने लगती है। अब सुमन बीटीएस के बारे में सब कुछ जान लेती है और फिर कुछ ही देर में मयंक घर आता है और वो हॉल में अपनी माँ और बीबी को ना देखकर सीधे कमरे में जाता है, जहाँ वो दोनों को नाचते देखता है और साथ ही बीटीएस का गाना लगा देखकर उसको गुस्सा आता है और वो उनको रोकते हुए इच्छा से कहता है, इच्छा, ये सब क्या है? तुमने माँ को भी लगा दिया अपने इन बेकार से गानों को सुनने में। मयंक, ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास से गाने? अरे तुझे गानों के बारे में पता क्या है? जानता है बीटीएस को? अरे छोटे छोटे लड़के इतनी मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तेरे से मेहनत करने को कह दो तो तेरी कमर टूट जाती है और दूसरों की मेहनत को तो बकवास कह रहा है। अरे माँ, आप इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? इच्छा तो अभी जवान है, मानता हूँ उसको क्रेज है बीटीएस का, लेकिन आपको अचानक क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मुझे तो अफसोस है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला बीटीएस के बारे में। अरे मैं भी एक आर्मी गर्ल, सॉरी वुमेन होती, समझा? और मेरे बीटीएस को कुछ भी कहने से पहले सोच लियो, तेरी जुबान काट देनी है मैंने। अब चल जा, हम दोनों सास बहू को डांस करना है। अरे वाह शिरोमणि, आपने तो अपने बेटे के छक्के छुड़ा दिए। इससे पहले आप पूछो मैंने क्या कहा तो मैं बता दूं कि कोरियन में सासू माँ को शिरोमणि कहते हैं। अच्छा बहू, वैसे तेरा बायस कौन है? माँ जी, मेरे तो सातों की सातों फेवरेट हैं, लेकिन बायस तो एक ही होता है ना, इसलिए वो जंगकुक है। और आपका? मेरा? अरे वो डिम्पल बॉय नामजून, इतना प्यारा है वो। माँ जी, आपने तो एक दिन में सब कुछ पता कर लिया। तो चलो देखते हैं बीटीएस का इंट्रो जो हर कॉन्सर्ट से पहले बोला जाता है, उसे आप बोल पाती हैं या नहीं? साथ में बोलते हैं, किम नामजून, किम सेokjin, मिन योंगी, जॉन होसेक, पार्क जेमिन, किम taeyong, जन जंगकुक, बीटीएस। मयंक भी जानता था कि बीटीएस की क्रेजीनेस से वो अपनी बीवी और माँ को बाहर तो निकाल नहीं पाएगा, इसीलिए वो भी उन्हीं के रंग में रंग जाता है और कुछ ही समय में बीटीएस आर्मी बन जाता है। तो अब वीडियो देखने वाली बीटीएस आर्मी की बारी है। अपने फेवरेट बॉयज का नाम कमेंट में लिखना ना भूले,
साथ ही इस वीडियो को ढेर सारा BTS का प्यार दे। कुसुम आज अपने दोनों बेटों का घर बसने पर बेहद खुश थी। उसके बड़े बेटे अमर की शादी तो पहले ही एक साधारण परिवार की लड़की आरती से हो चुकी थी और आज उसके छोटे बेटे साहिल की शादी भी हो गई थी, लेकिन एक अमीर घराने की लड़की सुनीता से, जो शादी के बाद अपने ऐशो आराम की चीजें अपने साथ लेकर आई थी। कुसुम अपनी नई बहू का स्वागत करती है और बाकी के लोग भी उसके साथ ही खड़े होते हैं। तभी अपनी भाभी का इतना सुंदर लहंगा देखकर साहिल की छोटी बहन नैना बोलती है, वाओ भाभी, आपका लहंगा कितना अच्छा है। क्या आप मुझे मेरी दोस्त की शादी में पहनने के लिए ये दिखाओगी? अरे हाँ हाँ दीदी, ले लेना। वैसे भी मेरे पास ऐसे बहुत से लहंगे हैं, आप चाहो तो उनमें से भी देख लेना। सीरियसली भाभी, थैंक यू सो मच, आप तो बहुत अच्छी हो। बस करो नैना, अब नई बहू को घर में भी आने दो, दरवाजे पर ही मांगना शुरू कर दिया। कोई नहीं जेठानी जी, अब मेरे पास है तभी तो मांग रही है वो। अब जिस पे नहीं है उससे तो मांग नहीं सकती ना। कहना क्या चाहती हो नई बहू? अरे अरे, बहुत बातें हो गई, चलो चलो अंदर आओ बहू। कुसुम बात को बढ़ने से पहले ही संभाल लेती है, जिसके बाद नई बहू घर में आती है और सभी उसका खुशी खुशी स्वागत करते हैं। लेकिन बीतते वक्त के साथ देवरानी जेठानी में अनबन होती रहती है, क्योंकि सुनीता बड़े घर के होने के कारण कोई काम ही नहीं करती थी और अपने कमरे में AC चलाकर पड़ी रहती थी, जिसपे उसकी जेठानी आरती को हमेशा आपत्ति थी। एक दिन सुबह के नाश्ते के लिए कुसुम अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, ओ आरती बहू, नाश्ता बन गया क्या? नहीं माँ जी, मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया। पर क्यों? अरे अमर और साहिल को अभी दफ्तर जाना है, क्या वो भूखे पेट जाएंगे? तो माँ जी, सारे काम का ठेका क्या मैंने लिया हुआ है? आपकी छोटी बहू की तो ऐश है, पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है महारानी और काम सारा मेरे सर पर डाल देती है। अरे बहू, अभी वो नई है, जल्दी ही इस घर के तौर तरीके सीख जाएगी और तू बड़ी है, तेरा फर्ज है उसको समझाना, ना कि यूँ छोटी छोटी बातों पर कलेश करना। हाँ हाँ, अब तो मैं कलेश करती हूँ। एक तो सारे घर का काम करो, ऊपर से आपके जली कटी बातें सुनो। अरे देवरानी के आने पर मैं कलेशनी हो गई। बहू, तू खामखा बातों को बढ़ा रही है, मैंने इतना भी कुछ नहीं कहा। आरती अपनी सास से नाश्ता बनाने पर बहस करने लग जाती है। तभी वहाँ सुनीता आती है और अपनी जेठानी से बोलती है, अरे जेठानी जी, बस नाश्ता बनाने की बात थी, आपने तो खामखा इतना कलेश कर दिया। रुको, मैं बाहर से मंगवाती हूँ। जब जेब में पैसा हो तो ऐश ही ऐश होती है, यूँ कलेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी ये पैसे की गर्मी ना कहीं और जाकर दिखाना, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। और मैं कह देती हूँ, हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, तो काम तो बराबर का करना पड़ेगा। सॉरी, पर मेरे से ये घर के काम नहीं होते, इसलिए मैं अपने हिस्से के काम करने के लिए नौकर रख लूंगी। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना काम करके साइड हो जाना। अब मैं सबके लिए नाश्ता ऑर्डर कर देती हूँ। सुनीता घर के सभी लोगों के लिए उनकी पसंद की डिश ऑर्डर कर देती है और कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो नाश्ते की टेबल पर अपने पसंद की डिश देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद नैना अपनी फेवरेट रसमलाई खाने के बाद बोलती है, वाह वाह आरती भाभी, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। चरण कहाँ हैं आपके? आज खाना आरती ने नहीं बनाया बल्कि सुनीता ने मंगवाया है, वो भी 5 सितारा होटल से। सच्ची, जब भी कहूँ इतना टेस्टी खाना, मसाले सारे एकदम नाप तोल के डाले गए हैं, ये आरती तो नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मेरे हाथ के बने खाने में तो नुक्स ही होते हैं। एक काम करो ना, देवरानी जी से कह दो, बाहर से पैसे देके कुछ और मंगवा देंगी। अरे देवरानी जी, आप चिढ़ क्यों रही है मेरी तारीफ पर? अब जो अच्छा है उसकी तारीफ तो होगी ही ना। हाँ भाभी, बहुत अच्छी है। सबको सुनीता की तारीफ करता देख आरती गुस्से में खाना छोड़कर चली जाती है। उसको ऐसे जाता देख उसका पति अमर भी उसके पीछे कमरे में जाकर उससे बोलता है, अरे क्या हुआ आरती, तुम ऐसे खाना बीच में छोड़कर क्यों चली आई? आप क्यों आए हो मेरे पीछे? जाओ ना, अपनी नई बहू के गुणों को देखो। अरे इतनी सी बात पर अब तुमको कलेश करना है, हद है यार। हाँ हाँ बोल लो, आप भी बोल लो कि इस घर में कलेश तो मैं ही करती हूँ, है ना? अरे ये मेरा घर है, इसीलिए मैं हर काम दिल लगा कर करती हूँ, लेकिन वो महारानी,
वो तो पता नहीं कहाँ की क्वीन विक्टोरिया है, बस सारा दिन अपने बाप के पैसे का रोब झाड़ती रहती है। ऐश करवा लो जितनी मर्जी है उससे। तुमसे बहस करना मेरे बस की नहीं है, मैं काम पर जा रहा हूँ, करो जो करना है। अमर अपने छोटे भाई साहिल के साथ काम के लिए निकल जाता है और अब सुनीता अपने हिस्से के काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती है जो ससुराल में उसके हिस्से का काम करती है। ये सब देख आरती को और गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी, आप देवरानी जी को कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे ये घर का काम है, कोई होटल थोड़ी जहाँ नौकर काम करे। अरे बहू, उसको आदत नहीं है ना काम करने की, अब क्या कह सकते हैं, कहीं कोई बात बुरी लग गई तो खामखा घर टूट जाएगा। माँ जी, आप ऐसे डरती रहेंगी तो काम कैसे चलेगा? अरे शादी उनकी मर्जी से हुई है तो क्या हुआ, इस घर को तोड़ देगी? सुनीता को ये समझना होगा कि ये उसका ससुराल है जहाँ हर वक्त उसे सबके साथ मिलकर चलना होगा। नौकरों की तरह ऐसे हमसे काम करवाएगी तो कैसे चलेगा? दोनों सास बहू की बात के बीच में नैना आती है और बोलती है, अरे आरती भाभी, आपको क्यों चिढ़ हो रही है सुनीता भाभी से? उन्होंने अपने काम के लिए नौकर रख लिए तो फिर भी आपका कलेश खत्म नहीं हो रहा। आए दिन कोई ना कोई दिक्कत लेकर पहुंच ही जाती है माँ के आगे। नैना, छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। मुझे तुम्हारे छोटे होने से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जब घर में दो बहुएं हैं और दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार होगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। रहने दो, आपको चिढ़ होती है उनसे कि इस घर में उनकी ऐश कैसे हो रही है। नैना बस, मैं तुम्हारी सुनीता भाभी नहीं हूँ जो तुम्हें लाड प्यार से अपने सर पर चढ़ा लूं। अगर तुम गलत करोगी तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। हाथ तो लगाकर दिखाओ, भैया से बोल दूंगी। चुप हो जाओ तुम दोनों और अपने अपने कमरे में जाओ। कुसुम दोनों को अपने कमरे में तो भेज देती है, लेकिन छोटी बहू के यूं ऐशो आराम के चलते घर में बड़ी बहू का कलेश उसके घर को तोड़ने लगा था। इसलिए वो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक तरकीब लगाती है, जिसके लिए वो अपनी छोटी बहू को बुलाकर बोलती है, सुनीता बहू, मेरा ना मीठा खाने का मन कर रहा है, तो जरा मेरे लिए हलवा बना देगी? हाँ हाँ माँ जी, रुकिए, मैं अभी अपनी नौकरानी से बनवाती हूँ। बहू, मुझे तेरे हाथों का बना हलवा खाना है, बना दे। ठीक है माँ जी, पर मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। सुनीता रसोई में जाती है जहां आरती पहले से ही काम कर रही होती है। तभी सुनीता इधर उधर हलवा बनाने का सामान देखती है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि क्या क्या डाला जाता है। उसको ऐसे परेशान देखकर आरती उससे बोलती है, क्या हुआ देवरानी जी, मेरी मदद चाहिए? वो मैं मुझे। अरे बोलो भी, इतना क्या सोच रही हो? माँ जी को मेरे हाथ का हलवा खाना है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है, माँ जी के लिए बनाना है ना, मैं मदद कर देती हूँ। आरती हलवा बनाने में सुनीता की मदद करती है। इस बीच दोनों देवरानी जेठानी आपस में कई बातें करती हैं और एक दूसरे के साथ काम करते करते भूल ही जाती हैं कि उनके बीच कोई मनमुटाव भी था। जिसके बाद हलवा बनने पर सुनीता कटोरी में डालकर आरती से कहती है, दीदी चलो मेरे साथ, माँ जी को हमारा बनाया हुआ हलवा खिलाते हैं। चलो। दोनों कुसुम को हलवा देती हैं और उसको बहुत पसंद आता है। जिसके बाद कुसुम बोलती है, वाह सुनीता बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, सच्ची मजा आ गया। माँ जी, हलवा मैंने अकेले नहीं, दीदी के साथ मिलकर बनाया है, और आज सच्ची उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने बहुत सारी बातें भी की। वाह बहू, देखा, साथ काम करने से कितना मजा आता है, और तो और घर में खुशियाँ भी बनी रहती है। आज तुम दोनों भी साथ में कितना खुश हो, वरना तो हमेशा लड़ती ही रहती हो। अपनी सास की बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती समझ आती है कि सुनीता हमेशा अपने ऐश के चलते घर के कामों में कभी लगी ही नहीं, और आरती ने अपने मन में बसे कलेश के चलते कभी सुनीता से प्यार से बात की ही नहीं। दोनों ही अपनी कमियों को समझते हुए अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी, अब से मैं दीदी के साथ मिलकर हर काम करवाऊंगी, और मैं भी सुनीता को हर काम प्यार से सिखाऊंगी, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। सास की समझदारी से बिना लड़ाई झगड़ा किए दोनों बहुएं अपनी अपनी कमियों को जानकर उसको सुधारने के लिए तैयार हो जाती हैं और अच्छी देवरानी जेठानी बनके सबको खुश रखती हैं। दामिनी अपने लिए मार्केट से कुछ स्वेट शर्ट लेकर घर आती है और उन्हें ट्राई करके अपनी माँ डिम्पल को दिखाते हुए बोलती है, तो बताओ,
मैं इस शर्ट में कैसी लग रही हूँ? जैसी रोज लगती है। माँ कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी नई शर्ट है, ड्रॉप शोल्डर नोट शॉर्ट शर्ट। है तो शर्ट ही ना। अब जाकर तू अपना काम कर और मैं अपना काम करती हूँ। ये बोलकर डिम्पल काम करने के लिए किचन में चली जाती है और दामिनी अपने कमरे में जाकर अपनी कुछ पिक्स लेने लगती है। और थोड़ी देर बाद डिम्पल के फोन पर उसकी बहन कांता का कॉल आता है तो डिम्पल से वो बोलती है, लगता है तो अपनी बहन को भूल ही गई है। ना कोई फोन ना कोई मैसेज। कैसी बात कर दी तूने कांता। भला तुझे भी कोई भूल सकता है? अगर कोई सोचे भी ना तुझे भूलने की तो तू उसे भूलने ही नहीं देगी। मतलब क्या है तेरा? मैं चेपू हूँ? अरे तूने तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। मैं तो ये बोल रही थी कि तू हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। भला ऐसे इंसान को भी कोई भूल सकता है? वो तो है। वैसे भी अब अपना अपने के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? क्यों? वैसे मैंने तुझे दामिनी की शादी के लिए फोन किया था। लड़की की उम्र हो गई है। कोई लड़का अच्छा सा देखा है या नहीं? अभी तक तो नहीं देखा। अगर तेरी नजर में कोई है तो बता दे। डिम्पल दामिनी की शादी के लिए कांता को बोलती है। कांता डिम्पल से बात कर उसको कुछ लड़कों की फोटोज भेजती है जिसमें से आरव नाम के एक लड़के को वो पसंद कर लेती है और वो दामिनी के पास जाती है और उससे बोलती है, दामिनी ये देख, ये लड़का कैसा है? माँ, लड़का लड़के जैसा ही होता है। ओहो, मेरा मतलब है कि तेरे लिए ये लड़का ठीक है। तू बता, तुझे ये लड़का कैसा लगा? माँ, लड़का तो अच्छा है पर इसकी शर्ट अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ। अरे ऐसे कौन मना करता है? मैं? ओ माँ देखो, अगर आपको लड़का पसंद करना है ना तो ऐसा लड़का पसंद करना जिसे स्वेट शर्ट पहनने का शौक हो, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा माँ, अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर दामिनी जाकर सो जाती है और डिम्पल कांता को कॉल करके उससे बोलती है, ये लड़का तो ठीक है पर इसकी कुछ और फोटोज हैं जिसमें ये और स्मार्ट लग रहा हो ताकि दामिनी इसी को पसंद कर सके। अरे फोटो तो बहुत है लड़के की, तू बस मुझे दामिनी की पसंद बता ताकि वैसी ही फोटो हम दामिनी को दिखा सके जैसा लड़का उसे पसंद है। कांता के पूछने पर डिम्पल उसको दामिनी की पसंद बताती है और कांता बहुत जल्द लड़के को बोलकर उससे स्वेटशर्ट वाली फोटो मांगकर डिम्पल को देती है। डिम्पल के पास फोटो आते ही डिम्पल दामिनी के पास जाती है और उसको आरव की फोटो दिखाकर उससे बोलती है, बता ये लड़का कैसा है? माँ, अब मैं बच्ची नहीं हूँ क्योंकि आप मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रही हैं। इसका मतलब कि मैं बड़ी हो गई हूँ और ये वही लड़का है ना जिसे मैंने रिजेक्ट किया था, पर मुझे इस बार ये लड़का पसंद है। पक्का पसंद है ना? तो फिर इस लड़के को हाँ बोल दूं? हाँ माँ, हाँ बोल दो। डिम्पल कांता को कॉल करके रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है और साथ ही लड़के वालों को घर बुलाती है। कुछ ही दिनों में लड़के वाले दामिनी को देखने उसके घर आते हैं, जहां दामिनी लेस ड्रॉस्ट्रिंग स्वेटशर्ट पहनकर बाहर आती है और आरव और उसकी माँ कनक से बोलती है, मेरी मम्मी को तो कभी अच्छी नहीं लगती, आप ही बता दीजिए कि मैं इस शर्ट में कैसी लग रही हूँ। दामिनी ये क्या कर रही है? ये लोग तुझे यहाँ देखने आए हैं, जा जाकर कपड़े चेंज करके आ। अरे डिम्पल जी, कैसी बातें कर रही हैं? हमें आपकी बेटी ऐसे ही बहुत पसंद है। तुम्हें पता है बेटी, मेरे बेटे को भी ऐसे कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। पता है मुझे, तभी तो मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ किया है ताकि मुझे ससुराल में जाकर स्वेटशर्ट पहनने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैं और आरव कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जाओ। दामिनी आरव के साथ बाहर जाती है, जहां दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। एक दूसरे को जानने पहचानने के बाद दोनों अंदर जाते हैं और दोनों की माँ पंडित को बुलाकर दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते उन दोनों की शादी की डेट पास आ जाती है। दामिनी अपनी शादी वाले दिन भी लहंगे के ऊपर शर्ट पहन लेती है और लहंगे के ऊपर शर्ट देखकर डिम्पल दामिनी से बोलती है, ये क्या पहन लिया? बेटा आज तेरी शादी है, कम से कम आज के दिन तो जोकर मत बन। माँ, इट्स अ फैशन, इट्स अ स्टाइल यार। चलो अब जल्दी से, सब मंडप में मेरा वेट कर रहे हैं। पर ये सब परवर कुछ नहीं, आप चलो मेरे साथ।
दामिनी अपनी माँ के साथ बाहर जाती है, जहाँ सब लोग उसका स्वेट शर्ट का फैशन देखकर उस पर हंसने लगते हैं। दामिनी पर सबको हंसता देखकर आरव सबसे बोलता है, वैसे तो आप सब खुद को मॉडर्न बोलते हो, पर आज दामिनी का ये लुक देखकर हंस रहे हो। आखिर इस कपड़ों में खराबी क्या है? सही बोल रहा है मेरा बेटा, मेरी बहू तो इस लुक में चांद का टुकड़ा लग रही है। चलो चलो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आरव और कनक की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। जिसके बाद आरव और दामिनी की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी पूरे होने के बाद दामिनी अपने ससुराल में जाती है, जहाँ दामिनी अपने मायके की ही तरह स्वेट शर्ट ही पहना करती। ऐसे ही एक दिन कनक की एक पड़ोसन उसके घर आती है और दामिनी को देखकर उससे बोलती है, अरे बेटा, कनक बहन घर में है? अगर है तो बुला दो। हाँ हाँ आंटी जी, मैं अभी बुला देती हूँ। दामिनी अपनी सास के कमरे में जाकर घर आई पड़ोसन के बारे में बताती है, जिस पर कनक अपनी बहू से बोलती है, ओहो, ये फिर से आ गई। हाय हाय, अरे बहू तू जाकर जल्दी से साड़ी पहन ले, वो तुझे ही देखने आई है। पर माँ जी, उन्होंने तो मुझे देख लिया। क्या देख लिया? अरे रब्बा, अब तो उसी की सुननी पड़ेगी। ये बोलकर कनक अपनी बहू के साथ बाहर जाती है, जहाँ उसकी पड़ोसन उसको देखते ही उसे गले लगाकर बोलती है, अरे माफ करना कनक, मैं लल्ला की शादी में आ नहीं पाई। अच्छा तेरी बहू कहाँ है? मैं तो उसी से मिलने आई हूँ। जरा मैं भी तो देखूं अपने आरव लल्ला की बहुरिया कैसी है। आंटी जी, मैं ही आरव की बीवी हूँ, इस घर की बहू। बहू इस घर की? माफ करना बहू, पर बहू इन स्वेट शर्ट में अच्छी नहीं लगती। मेरी मानो तो अपना टेस्ट चेंज कर लो। पता है, शादी से पहले हमारी बहू भी छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, पर शादी के बाद उसने अपना टेस्ट चेंज कर लिया। और अब देखो, अब जो भी मेरी बहू को देखता है उसकी तारीफ करते नहीं थकता। ये बोलकर कनक की पड़ोसन उसको अपने बहू बेटे की कुछ फोटोज दिखाती है, जिसमें उसके बेटे ने फॉर्मल ड्रेस और बहू ने कांजीवरम साड़ी डाली होती है। उसके बहू बेटे का ये लुक देखकर दामिनी बोलती है, वाओ, क्या क्लासिक लुक है यार। माँ जी, अब से मैं भी ऐसे ही ड्रेस पहनूंगी। ये बोलकर दामिनी आरव को कॉल करने जा ही रही होती है कि आरव उसके लिए कुछ और स्वेटशर्ट लेके आता है, जिसे देखकर दामिनी आरव से बोलती है, अरे अब हमारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद मैं अपना ये स्वेटशर्ट वाला लुक बदलना चाहती हूँ, तो मुझे नया लुक पसंद आ गया, इसलिए अब मैं ऐसी बनकर रहूंगी। दामिनी, मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मल ड्रेस छोड़कर ये स्वेटशर्ट वियर करना शुरू किया और अब तुम ही। मुझे नहीं पता, मुझे ये स्वेटशर्ट अब नहीं पसंद। आप अभी मेरे साथ चलो और मुझे कांजीवरम साड़ी दिलाओ। ये बोलकर दामिनी आरव को उसी समय अपने साथ शॉपिंग पर लेके जाती है और अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आती है। जिसके बाद दामिनी स्वेटशर्ट को छोड़कर साड़ियाँ पहनना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।